सो गाइस, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग कि हमारी कंट्री के अंदर देखिए टोटल जो है वो कितने नाम है। हमारी कंट्री को किन किन नाम से जाना जाता है? टोटल 3 नाम से, है ना, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। यस। वैसे तो हमारी कंट्री के 16 से ज्यादा नाम है। अगर हम पौराणिक किताबों की अगर बात करें तो 16 से ज्यादा नाम है, बट ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा सवाल यह है आप लोगों से कि हम इंडिया बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या हम भारत सरकार वर्ड यूज करते हैं? यानी कि ऑफिशियल तौर पर, लीगल तौर पर इंडिया 2 नाम से जानी जाती है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी देखेंगे तो उसके आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज भारत। यस। हिंदुस्तान शब्द का उपयोग हम लोग क्यों नहीं करते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएंगे और इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। राइट। तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो पता है ही, और जिनको नहीं पता आज से ध्यान में रखना कि इंडिया के 3 नाम हैं, और कल आपको पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान को हम ऑफिशियली क्यों नहीं यूज करते हैं, हिंदुस्तान नाम को। जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएं। तो जय हिंद गाइस, आज है 18 जुलाई 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और गाइज ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और स्पेशल बैचेस को जो है वो ज्वाइन करिए। हमारे पास आप लोगों के लिए है काफी सारे बैचेस, बिल्कुल जहां पर प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ऐसा नहीं है कि हम एक बार कोर्स बनाकर छोड़ देते हैं, हर साल आपके कोर्स अपडेट होते हैं। यानी कि लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। तो कोई भी आउटडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होती, हर साल अपडेट करके आपको दी जाती है। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के कोर्सेज अवेलेबल है। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लो और दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके कोर्सेज ज्वाइन करो। और अगर आप बताओगे कि आप रेगुलर बेसिस पर हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को फॉलो करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। और ये है हमारे आज के टॉपिक्स, इनको हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। मैं आपके कमेंट्स जो है वो कल के सेशन में लूंगा। आज थोड़ा सा लेट हो गया, आपको शायद लेट लेक्चर भी जो है वो मिलेगा। ये द रीजन बीइंग इज दैट मैं बहुत देर से जो है वो ये माइक वाइक जो है वो ट्राई कर रहा था कि किसकी आवाज जो है वो अच्छी आए, बट मुझे अभी इसी माइक्रोफोन जिसका मैं यूज कर रहा हूँ उसी की आवाज मुझे ज्यादा बेटर जो है वो लग रही है। तो मैंने बोया माइक्रोफोन, अलग अलग माइक्रोफोन, आहूजा वगैरह की यूज करके देख ली है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत थी कि माइक आवाज जो है वो ठीक नहीं आ रही है। तो मुझे फिर से जो आप एक बार कंफर्म करके बताइए। बट मुझे लग रहा है ऐसा यूट्यूब का इशू है यार, क्योंकि मेरे डिवाइस पे तो आवाज जो है वो बिल्कुल मुझे सही जो है वो आती है। मुझे अपने साइड से जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो मुझे आवाज का इशू तो लग नहीं रहा, फिर भी एक बार आप देखिएगा। बाकी मैंने तो ट्राई कर लिया है। बाकी आज शाम में एक टेक्नीशियन और आएगा, उससे भी और पूछ लेंगे हम। चलिए एनीवेज, तो मैं आपके कमेंट जो है गाइस कल जो है वो लूंगा। अपन सबसे पहले अपन डायरेक्ट टॉपिक की तरफ जो है वो डिस्कस करते हैं। हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर, अच्छा बिफोर दैट आप जो भी नए स्टूडेंट्स अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठो, टॉपिक ध्यान से सुनो जो मैं समझा रहा हूं, और बीच में जो चीज मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा वो आपको नोट डाउन करनी है। तो ये टॉपिक जो है वो फ्री स्पीच के मिसयूज से रिलेटेड है, जो सोशल मीडिया पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। राइट। और आपको ऑलरेडी पता है कि सोशल मीडिया पर फ्री स्पीच का मिसयूज बहुत ज्यादा ही होता है। कॉमेडी के नाम पर जो है वो गंदगी जो है वो फैलाई जाती है। राइट। और क्योंकि देखो लोगों को सुनना ही ये पसंद है, लोगों को गालियां सुनने में मजा आता है, क्योंकि आज की डेट में हमारी जो कंट्री जो है, जो पहले के समय पर कल्चर्स और ट्रेडिशंस और वैल्यूज पर बात करती थी, आज की डेट में वो चीज हिडन हो चुकी है। लोगों को गाली देना मतलब स्वैग लगता है। राइट। उनको लगता है कि गाली दे के बात करेंगे तो बढ़िया लगे। कभी आप किसी भी पर्टिकुलर अच्छे आदमी को या बड़े लेवल पे ऑफिसर्स जो बैठे रहते हैं तो उन लोग को आप बदतमीजी करते हुए, गाली देते हुए नहीं जो है वो सुनोगे। राइट। ये कॉमन मैन होते हैं जो बहुत सारी मात्रा में है, आपको ऑलरेडी पता है। ब्यूरोक्रेट्स कम है, कॉमन मैन ज्यादा है। राइट। अमीर लोग कम है, गरीब लोग बहुत ज्यादा है। तो जो जिन लोग को मजा आता है ना ओछी बातों में, देखना आप एक व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें जो है वो समझ में आ जाती है कि जो बेफालतू की ओछी और उल्टी बातों में जो हंसते ना, हा ही यू, अरे वाह क्या बात बोली, क्या गाली बकी है, तो वो कम छोटे माइंडसेट वाले लोग होते हैं। राइट। और आप लोग बड़े माइंडसेट, ब्रॉड माइंडसेट वाले जो है वो लोग हो। आपको पता है यार कि ये सब चीजें अगर इंडिया के अंदर बढ़ेंगी तो इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो वैल्यू खराब होगी, प्लस साथ ही साथ हमारी संस्कृति खराब होगी। एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए ना आप, भाई एक जगह एक बदतमीज आदमी और दूसरी जगह बिल्कुल एक सभ्य आदमी खड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, इट्स ओके। कुछ लोग का एटीट्यूड बदतमीज हो सकता है। राइट। एटीट्यूड वाइज कोई अगर बदतमीज है तो
उस चीज को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, बदतमीज नहीं, घुन्ना बोलते हैं उसको, राइट, कि बात नहीं करनी किसी से, राइट। आप देखिएगा जब आप फर्स्ट एसी में ट्रैवल करोगे या बिजनेस क्लास में प्लेन की ट्रैवल करोगे, यू विल फाइंड पीपल जो अपने काम से काम में मतलब रखते हैं, वो आपको बुक पढ़ते हुए जो है वो नजर आएंगे या न्यूज़पेपर पढ़ते हुए जो है वो नजर आएंगे। और वहीं आप ट्रेन में ही देख लो, आप ट्रेन में फर्स्ट एसी में ट्रैवल करोगे तो ऐसे लोग मिलेंगे, बुक पढ़ते रहेंगे या न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ते रहेंगे, है, बात जो है वो करेंगे समझदारी की, और ज्यादा से ज्यादा इतना ही होता है बस कि आपको देखकर उन्होंने मुस्कुरा लिया, बस दैट्स इट। बट वहीं आप बैठ जाओ थर्ड एसी में, स्लीपर क्लास में, है, तो बाहर बैठते सीधी, और भाई साहब कहां से हो आप, कहां तक जाएंगे। फर्स्ट एसी में ऐसी बातें नहीं होती, ब्यूरोक्रेसी में ऐसी बातें नहीं होती, सिर्फ काम की बातें होती हैं, बिकॉज ये डिफाइन करता है आपका माइंडसेट। आप देखते होंगे लड़ाई झगड़े आपको जो है वो जनरली लो क्लास में देखने को मिलते हैं, रियरली जो है फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास में लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं, बिकॉज पीपल कीप देयर माउथ शट। और ये नियम भी है, सुनो ज्यादा बोलो कम, और जितना बोलो उतनी जरूरत हो। तो ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है, फ्री स्पीच। और ऑनलाइन है तो ऑनलाइन तो हर कोई व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, गाली लिख सकता है कमेंट बॉक्स पे, है, कोई कुछ भी कर सकता है, बदतमीजी कर सकता है, राइट। तो लोग बदतमीजी को समझते हैं कि यार वाह क्या शहनशाह, हम तो स्वैग है हमारा, तो है, निकल गया स्वैग, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहा है, यू नो कि मैं किसकी जो है बात कर रहा हूं, राइट। इट इज, कुछ मर्यादाएं जो है वो होती हैं जिनको फॉलो करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उस चीज को जो है फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि ये कंट्री फिर आपके लिए नहीं है, फिर आप दूसरी कंट्री सर्च करिए। यू हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाँ, ऐसे एनवायरमेंट में हम रहते हैं जहां पर इवन अच्छी पिक्चरों में भी ये सिखाया जाता है कि अरे औरत आ रही तो गाली नहीं बकना है, औरत आ रही तो क्यों गाली नहीं बकना है, मर्द के सामने भी मत बको ना, गाली ही क्यों बकनी है? जैसे कि गाली बक रहे हैं, किसी लेडी को देखा तो एकदम चुप हो गया, ऐसे समझ रहे हैं अपने आप को कि अपन बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, घंटा रिस्पेक्ट कर रहे हो तुम, ये कोई रिस्पेक्ट होती है? दिस इज ऑल अबाउट कि आप जो है वो एक ढोंग कर रहे हो। सो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली गाली गलौज मत करो, बदतमीजी मत करो किसी से, मुस्कुराओ यार, बात बोलनी है तो अच्छी बात बोलिए, वरना मत बोलिए। एक तरीका होता है, एक लहजा होता है चीजों को प्रेजेंट करने का, राइट, जो आप लोग को है वो सीखना है, राइट। कॉमन आदमी जो होता है, कॉमन मैन जो होता है, वो कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी करता रहता है, बोलने से पहले सोचता नहीं है, और इसलिए वो अपने ही जालों में फंस जाता है। 14 जुलाई 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन स्पीच के मिसयूज को लेकर चिंता व्यक्त करी। कोर्ट ने कहा कि सेल्फ रेजिस्टेंट डिजिटल सिविलिटी और रेगुलेटरी इंटरवेंशन की जरूरत है। कि आज की डेट में देखो लिखा हुआ है कि भाई लोगों को समझाना जरूरी है कि भाई लोग क्या कर रहे हो, ये आप लोग ऑनलाइन, जहां पर कोई आपको देख नहीं रहा, आप सोच रहे हो तो अपनी पर्सनैलिटी को क्यों खराब किए जा रहे हो। बट ऐसा है बंद कमरे में, देखो जिसका ट्रू कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ना, वो चार दीवार के अंदर जो है वो सामने आता है। आप देखते होंगे कि एक व्यक्ति के बहुत सारे रूप होते हैं, एक जो वो बाहर प्रेजेंट करता है, एक जो अपने घर के अंदर चार दीवारी के अंदर प्रेजेंट करता है। और जो व्यक्ति अपनी चार दीवारी के अंदर अपने आप को डिसिप्लिन में रखेगा, अब कुछ लोग होते हैं ढोंग करते हैं कि हम बैठ के अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, बट क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, मूवीज चल रही हैं। और वहीं कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन पे काम करते हैं। और अगर आपने अपनी लाइफ में अपनी सेल्फ डिसिप्लिन पे काम कर लिया ना बॉस, तो आप जंग जो है वो जीत जाओगे। इसी सेल्फ डिसिप्लिन के नाम से डोंट मेक एक्सक्यूज करके एक किताब है, आप पढ़िएगा उसका, उसके नोट्स रखे हुए थे मेरे पास। डोंट मेक एक्सक्यूज, वो सेल्फ डिसिप्लिन को रहे रिफ्लेक्ट करती है। उसमें कभी मौका मिले, टाइम मिले तो उस किताब को रहे पढ़ना, तो आपको सेल्फ डेवलपमेंट की वो किताब होती है। तो इस पर ध्यान दिया करो, थोड़ा फालतू चीजें देखने की जगह अपने आपके डेवलपमेंट पर काम करो आप, तो देखना खुद ब खुद सक्सेस आपके हाथ में आएगी। चलिए अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, आते हैं टॉपिक पे। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि भैया आज की डेट में फोकस है वो किया जा रहा है कि ऑनलाइन स्पीच पर ध्यान दो। ये रिमार्क्स दो ऐसे केसेस के दौरान आए हैं जहां पर कम्युनल और पॉलिटिकल कंटेंट शेयर होने के कारण पब्लिक के बीच में जो है वो आउटरीच, आक्रोश जो है वो डेवलप हो गया, और एफआईआर वगैरह हम लोग को देखने को मिल रही है। कोर्ट ने कहा कि अब्यूजिव डिजिटल कंटेंट के लिए ब्रॉड गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है, कि भाई लोग ऑनलाइन गाली गलौज और इन सब चीजों का उपयोग ना करें। यहां तो गाली गलौज नहीं, कुछ तो भी चल रहा है।
एक होती है गाली बकना, एक होता है गलत शब्द यूज करना, और एक होता है उस शब्द से पूरा इमेजिनेशन क्रिएट करवा देना। उस शब्द का जो, उस गाली का जो मीनिंग होता है उसको ठोक ठोक के मारना। ये चीज हो रही है ऑनलाइन, जो और भी गंदगी है। गाली बकना गलत है ही, गलत शब्द यूज करना गलत है ही, बट यहां ऑनलाइन उससे कई ज्यादा हो रहा है। आई थिंक यू कैन रिलेट विद दैट। कल मैंने एक रील पोस्ट करी थी, होपफुली आपने देखी होगी। हम एथिकल एआई की बात कर रहे हैं, हम एथिकल इंटरनेट की बात कर रहे हैं, एथिकल ऑनलाइन कंटेंट की बात कर रहे हैं, बट एलॉन मस्क की कंपनी एक्स एआई वो क्या लेकर आ गई? एनी और रूडी करके एक एनिमेशन वाले चैटबॉट। रूडी गाली बकता है और एनी जो है वो सेडिक्टिव तरीके से जो बात करती है। एलॉन मस्क को बहुत अच्छे से पता है कि पैसा कमाना कैसे। उन्हें पता है कि आज की डेट में लोग जो है इंट्रोवर्ट हो गए काफी सारे, अपने घर के अंदर जो है बैठते हैं और उनको उसी चीज में उलझा के रखो। मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, कभी इनके बारे में पढ़ना। इन लोगों ने अपने बच्चों को इंटरनेट से, डिवाइसेस से दूर रखा है। क्यों? बिकॉज दे नो वेरी वेल कि ये चीज जो है वो उनको, उनके दिमाग को खा जाएंगी। बट कॉमन मैन क्या करता है? चार लोगों में बात कर रहा है, बच्चा रो रहा है तो उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, ले बेटा देखते रहे जो देखना है। दिस इज द मिस्टेक पीपल आर डूइंग, और जिससे उन्हें आप लोगों को रोकना है मिस्टेक करने से, क्योंकि आप लोग आने वाले समय के अधिकारी हो भाई। पहले आप लोग को खुद को अपने ऊपर जो है वो काम करना है, तभी जाकर आप दूसरों पे काम कर पाओगे। फर्स्ट यू चेंज योर सेल्फ, डेवलप योर सेल्फ, देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू चेंज अदर पीपल। हम खुद ही चेंज नहीं है, हम दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या मतलब भाई। आइए डिस्कस करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि बोल के, लिख कर या डिजिटली एक्सप्रेस करें अपने विचार बिना सेंसरशिप के। आर्टिकल 19 क्लॉज 1A के तहत ये एक फंडामेंटल राइट है, ये आप सभी लोग जानते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ मेजर केसेस भी हम लोग को जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो देखने को मिले थे। जैसे कि आप रोमेश, ये बी वाला पॉइंट देख लीजिए, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है। फ्री स्पीच को डेमोक्रेटिक वैल्यू माना गया। ये अपने, अगर आपके पॉलिटी के नोट्स में ये वाला पॉइंट नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग ये वाला पॉइंट जो है वो मेंशन कर लीजिएगा, जिनके पास नोट्स में नहीं है, क्योंकि ये वाले नोट्स में नहीं होता है ज्यादातर। तो आप ध्यान में रखिएगा ये वाला केस। ये केस क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस किससे रिलेटेड है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2, इसके तहत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। नेशनल सोवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, डिफेमेशन को ध्यान में रखते हो। ये 5 चीजें याद रखना है, ये चीज प्रीलिम्स में आ सकती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो किस आधार पर लगाए जा सकते हैं। तो इन 5 चीजों के आधार पर, नेशनल सोवरेनिटी यानी कि ये लिख लो, राष्ट्रीय संप्रभुता, पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था, डिसेंसी, शालीनता, मोरालिटी, नैतिकता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये 5 हो गया, और एक और 6 है, टोटल 6 है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफेमेशन, न्यायालय की अवमानना और मानहानि। न्यायालय की अवमानना यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर कह रही है कि ऑनलाइन अगर आप इस प्रकार के कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, गाली गलौज जो है वो सिखा रहे हो, बक रहे हो, तो ये बंद करो। राइट? क्यों? बिकॉज इससे एनवायरमेंट डिस्टर्ब होगा, इससे हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो डिस्टर्ब होंगे। कैरी मिनाटी की वीडियोस, ठीक है, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूं, उससे उनकी कमाई हुई है भाई, लोग बन गए हैं गाली बक बक के काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स, वो ठीक है। बट हैव यू एवर थॉट, आपके घर पे बच्चा है, बात समझना मेरी, आप खुद समझिए, जब आपकी खुद पे आएगी ना तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपके घर पर बच्चा है छोटा, 3rd-4th क्लास में, उसने एक बार कैरी मिनाटी का वीडियो देखा, उसको मजा आ गया, और आपने देखा कि अरे वो तो कैरी मिनाटी का वीडियो देख रहा है, तो क्या उसको आप देखने दोगे? यू ओनली टेल मी, क्या आप देखने दोगे अपने खुद के घर के एक छोटे बच्चे को?
नहीं, मैं तो कभी नहीं करने दूंगा भाई। इवन मेरे आसपास भी कोई बच्चा देखेगा मुझे ये चीज करता हुआ तो मैं उसको रोकूंगा, भले ही वो मुझे पीठ पीछे गाली बके, क्योंकि मुंह पे तो बक नहीं पाएगा, मुंह पे बके तो पिटाई हो जाएगी उसके हैं। वैसे मारता नहीं हूं मैं चिमटी फोड़ देता हूँ। तो एनीवेज, मजाक की बात अलग है, बट ये बहुत सीरियस चीज है भाई। ये चीज आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को ये चीज दूर करनी है हमारी कंट्री से, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं क्या कर रही है, डिसेंसी को खत्म कर रही है। आज की डेट में आप देखिए छोटे छोटे बच्चे गाली गलौज जो है वो माँ बहन पे तो ऐसे बात करते हैं जैसे कि अरे स्लैंग है अपना। सो इज इट गुड? नो, ये लोगों का दिमाग खराब कर देगी। और ये इंटरनेट, ये जो एंटरटेनमेंट की चीज है ना, ये इवन योर रील्स ऑल्सो, आपको पता है कि आप जो जो इस हैबिट में आ चुके हैं वो अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हैं, एक्सेसिव मात्रा में डोपामीन रिलीज कर रहे हैं। कभी पढ़ना इस चीज के बारे में तो पता लगेगा। वैसे आपको जरूरत नहीं, आप लोग बहुत सीरियस लोग हो यार, आप मेरा लेक्चर जो है वो सुनते हो, इतनी देर तक मुझे झेलते हो, तो ऑब्वियस सी बात है सीरियस लोग हो, क्योंकि मेरे को झेलना बहुत कम लोगों की उसमें रहता है, हैबिट में। द रीजन बीइंग इज दैट कि मैं सच्चाई के बारे में बात करता हूं, और मैं वो उस चीज के बारे में बात करता हूं जो आप मेंस में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन 66A जो आईटी एक्ट का था, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रद्द किया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। किस किस केस में? श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 के केस में ये क्वेश्चन अक्सर आता है। और आज आपका एक टास्क है, साइड में लिख लो, सेक्शन 66A आईटी एक्ट का क्या है, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब यूज के कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग को वो देखने को मिल रहा है, या मिस यूज क्या किस प्रकार से हो रहा है। 800 मिलियन इंटरनेट यूजर, यानी कि 80 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं हमारे यहां। प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर, यानी कि एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अब मिस इंफॉर्मेशन, हेट स्पीच का जरिया बन चुका है, ये बात आप जानते ही हैं। यहां पर लोग एक दूसरे को गाली बकते रहते हैं, राइट, या टीजिंग होती रहती है, लड़कियों को स्टॉक किया जाता है, लड़कियों को उल्टी सीधी बातें जो है वो ऑनलाइन बोली जाती है, राइट। तो मिसयूज के फॉर्म्स जो है वो कौन से देखो लिखा है, फॉर्म्स ऑफ मिसयूज, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्शनेबल रिलीजियस पोस्ट, कुछ ऐसे धार्मिक पोस्ट जो सही ना हो। होता है ना, लोग एक दूसरे के धर्म के बारे में उल्टी सीधी गंदी बातें जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं, राइट, गंदगी पे उतर आते हैं। ऐसे कमेंट्स देखकर दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये इन लोग की अपब्रिंगिंग है? डिफेमेटरी पॉलिटिकल कार्टून्स बना दिए जाते हैं, पॉलिटिकल फिगर्स जो होते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सब के उल्टे सीधे कार्टून बनाकर जो पब्लिश किए जाते हैं। और फेक और एनोनिमस प्रोफाइल होती हैं, देख लीजिए आप, ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो फेक होते हैं, उसके थ्रू जो है वो चला रहे हैं। और ज्यादातर युवा तो एक ही चीज में जो है वो डूबा हुआ है कि ऑनलाइन लड़कियों को जो है वो स्टॉक कर रहे हैं। और नहीं तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई सलमान का फैन है तो वो शाहरुख के फैन को गाली बक रहा है, शाहरुख का है तो सलमान के फैन को गाली बक रहा है, यही चलता रहता है ऑनलाइन। क्या ना देख लूंगा तेरे को, बताता हूं तेरे को, रुक है, यही चल रहा है। तो सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट हो रहा है? ऑनलाइन हेट स्पीच से ऑफलाइन वायलेंस और विजिलेंटिज्म की बढ़ोतरी होती जा रही है, पता है आपको? लोग जो है वो ये सोच रहे हैं कि हम ही कानून है, ऑनलाइन गाली बकते हैं फिर सड़क पर लड़ते हैं। अब देखिए, हल्की सी गाड़ी किसी की टच क्या हो गई, सामने वाले ने निकला और गोली मार दिया, चाकू घोप दिया, किले बेटा, हो रहा है, चल रहा है यही। ऑनलाइन वॉयलेंस को देखकर, ऑनलाइन ये सब चीजों को देखकर लोगों का दिमाग इतना खराब हो चुका है, लोग वॉयलेंट बन चुके हैं, छोटी छोटी बात में ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं। जिस एग्रेशन की जरूरत ही नहीं है वो एग्रेसिव हो रहा है, गुस्से में घूम रहे हैं घर के अंदर ही। पिताजी ने कोई बात जो है वो बोली कि ऐसा मत करो, ये करो, वो करो, गुस्सा कर रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं। तो तुम्हारी औकात है बाप को आंख दिखाने की, जिसे पाल पोस के बड़ा किया है? अभी मना कर देंगे ना कि निकलो घर से, तो एक अंडरवियर तक नहीं खरीद पाओगे, इतनी औकात नहीं है। बट नहीं, रुतबा है भाई हमारा, बाबा बेटा झेल लेते हैं।
इसलिए क्योंकि प्यार करते हैं, कि सोचते हैं कि बच्चा सुधर जाए, बट नहीं, बच्चे को सुधरना ही नहीं है। बच्चा लगा हुआ है ऑनलाइन गाली गलौज करने में, गाली सुनने में, हा ही करने में है। एक ही आदमी के खिलाफ मल्टीपल एफआईआर कई बार हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, तो जुडिशरी के ऊपर ओवरलोड हो जाता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट से पिटीशन फाइल हो रही है कि समय रैना के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करो, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो सोचो आप जुडिशरी में कितना ओवरलोड हो गया। आर्टिकल 51A में दी गई ड्यूटी यूनिटी और फ्रेटर्निटी, इसको बरकरार रखना है भाई। देखो आप, आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज कह रहा है कि सब भाईचारे के साथ रहे, बट किसी को भाईचारे की परवाह नहीं है। लोग बस अपनी अपनी जो है वो देख रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। यही तो बच गया। एग्जाम में फेल हो गए तो भाई यूपीएससी को या पीएससी को जो है वो दोष दे रहे हैं कि इनका कसूर है, नारे लगा रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, खुद मेहनत करनी नहीं है। सरकार को गालियां बकते रहते हैं बैठ के कि अरे यार अनएम्प्लॉयमेंट देखो, बेरोजगारी कितनी है, सरकार बेकार है। लोगों को मिल रही हैं जॉब्स, जिनकी कैपेसिटी है उनको मिल रही हैं, जिनके पास स्किल्स है वो कमा रहे हैं। लोग ठेला खोल के भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। करना तो मैं है नहीं, बैठना तो मैं घर पे है, तो कैसे काम बनेगा भाई। कोलकाता केस 2025 का, लिखना कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, समझना है। एफआईआर को क्लब करने की रिक्वेस्ट हुई कि भाई जितनी भी एफआईआर है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ या एक मुद्दे के खिलाफ, उसको क्लब कर दो। और ये पॉसिबल हो पाएगा एआई की मदद से। अगर आप चीजों को ऑनलाइन डिजिटलाइज फीड करोगे तो वो आपके लिए जो है ये काम आसान कर देगा। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, ये सोल्यूशन है। ठीक है, लोगों को जो है वो अवेयर करो कि भाई आप भी थोड़ा सा अपने बिहेवियर को जो है वो सुधारें। कोर्ट वार्निंग दे रही है, उसका पालन करो। और पालन ही खुद को देखना शुरू कर दें अगर लोग एक बार ना, तो उनको खुद पता लग जाएगा व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। खुद के कैरेक्टर बोलते ना, कि जब एक बार अकेले बैठ के खुद के बारे में सोचो कि यार ये मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है। जो मैं अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, दिन दिन भर रील देखता रहता हूँ पढ़ने की जगह, क्या ये सही है गलत है? आपको खुद पता लग जाएगा ये गलत है। तो दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सख्ती करने की जो है वो बात करी है कि भाई अब ऑनलाइन इस प्रकार के कंटेंट आ रहे हैं तो सख्ती से जो है वो उसको वो करो। क्योंकि ये कंटेंट सिर्फ अडल्ट नहीं देख रहा है, 18 साल से कम की उम्र के बच्चे भी देख रहे हैं। अडल्ट तो मुझे पता है कि बेवकूफ है ही, 70-80% लोग हैं कि उनको मजा ही आ रहा है, हा ही यू कर रहे हैं। और बस वो वही, अब देखना लाइफ में, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, सिर्फ 3% लोग पूरे दुनिया में, ये एक मैंने अभी आज ही किताब कंप्लीट करी है, उसमें ये चीज मेंशन थी कि सिर्फ 3% लोग पूरे दुनिया भर में ऐसे हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन पे काम करते हैं। सिर्फ 3% लोग। और यही 3% लोग टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट्स, यानी कि रिच लोग, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, सक्सेसफुल लोग होते हैं। जैसे 10 लोग खड़े तो 10 में से 10 सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि 7 लोग आलसी हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो ना, उस तैयारी में भी आपको पता है कि सिलेक्शन का रेशियो क्यों कम है, क्योंकि सिलेक्शन उनका ही होगा जो डिसिप्लिन पे काम करेंगे। टॉप मोस्ट सर्विस की तैयारी कर रहे हो और घर बैठ के रील देख रहे हो, तो कैसे आगे बढ़ोगे? है? सोचते हो यार, सर ऐसी बातें बोल देते हो आप यार, बड़ा दुखी हो जाता हूं मैं यार, दुखी मतलब दुख फील होने लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं आपको असलियत से रूबरू कराता हूं, बस इसलिए कि आप पूरे दिन भर मोटिवेशन के साथ पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का नहीं है, मेरा काम यह भी है कि आपको जो है वो सही ट्रैक पे रखें। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, एक्सरसाइज। ये हिंदी में क्या लिखा है? तावीज कृपाण, तलिस्मान साबरे। ये एक्सरसाइज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। आप तो यही लिखिए भाई, ऑस्ट्रेलियन एक्सरसाइज टैलिस्मैन सैबर 2025 को अपने अब तक के सबसे बड़े संस्करण की शुरुआत की है, यानी कि लार्जेस्ट एवर एडिशन इसका हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज है
और ये ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, और ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ने मिलकर ये एक्सरसाइज बनाई है। ये लिख लेना भाई, इसी के बारे में हम बात करेंगे। इंडिया ने भी इस पे पार्टिसिपेशन किया है। ये पता नहीं क्या लिख दिया ने, तावीज कृपाण, इसको हटा दो भाई, पता नहीं कुछ गलती से लिख गया शायद। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। टेलिस्मैन सैबर, टेलिस्मैन सैबर लिख लेना, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आप, हर 2 साल में एक बार होती है ये। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, हर 2 साल में एक बार ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट होती है। 2005 में जो है वो शुरू हुई। नेक्स्ट पॉइंट पे ये लिखेंगे आप। 2025 में इसका सबसे बड़ा आप कह सकते हैं एडिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये सब कंट्री साथ में मिल जाते हैं तो इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडियन ओशन पर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करना, चाइना को जो है वो काउंटर करना। तो अभी जो है जो सबसे बड़ा यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया यूएसए की एक्सरसाइज है, और अभी 19 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट जो है वो किया है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, अभी इस बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज होती है, बट इस बार 19 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, थाईलैंड, तो ये सब कंट्रीज, पापा न्यू गिनिया, तो ये सब कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल रही हैं। ऑब्जर्वर में मलेशिया, वियतनाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये वही है कि इंडिया का जैसे क्वाड इनिशिएटिव हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है ना, तो उसी का हिस्सा, उसी टाइप का है ये। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब ये कंट्रीज एक साथ जो है मिल जाती हैं तो अलग अलग चीजों पर काम करती हैं, तो एक दूसरे की स्ट्रेटेजीज जो है वो समझती हैं, ड्रिल इवेंट्स वगैरह होते हैं, बस यही सब है। एक दूसरे के वेपन्स की कैपेबिलिटीज वगैरह जो है वो देखी जाती है, एक दूसरे से सीखा जाता है। तो बस आपको तो सिर्फ ये ध्यान में रखना है इसमें कि ये तालिस्मान साइबर एक्सरसाइज जो है वो किसकी है, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की। और अभी सबसे बड़ा एडिशन 2025 में इसका हम लोग को देखने को मिला, राइट। मल्टीलैटरल मैरीटाइम, ये मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर फोकस करते हैं ये लोग। हीमार्स रॉकेट सिस्टम का उपयोग किया गया, लाइव फायर ड्रिल्स दिखाई गई। तो ये तो लिखने की आपको जरूरत नहीं है, कोई काम का नहीं। आओ, इससे हम लोग को फायदा जो है वो यही होता है कि हम लोग जो है दूसरी कंट्रीज के साथ और बेहतर स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करते हैं। 78th इंडिया थर्मल पावर प्लांट यूनिट, 78%। अच्छा ये सॉरी, एफडीआई में छूट से रिलेटेड ये टॉपिक है, लिख लेना भैया 78%। हम बात करेंगे एक ऐसी पॉलिसी चेंज के बारे में जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक प्रैक्टिकलिटी के बीच एक कॉन्ट्रोवर्शियल बैलेंस जो है वो बन गया है। देखो क्या है, हम लोगों ने जो है अभी क्या किया है, थर्मल पावर, पहले तो ये क्या होती है मुझे कमेंट बॉक्स पे इसकी डेफिनेशन लिखकर बताओ थर्मल पावर की। और अभी हुआ ये है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने, लिख लेना ये, 78% थर्मल पावर प्लांट्स को, इंडिया के 78% थर्मल पावर प्लांट्स, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इंडिया के 78% थर्मल पावर प्लांट यूनिट्स, यानी कि जहां पर थर्मल पावर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है, इनको एफडीआई लगाने से एग्जेम्प्ट कर दिया। एफडीआई नहीं यार, एफजीडी, सॉरी एफजीडी क्यों, कैसे एफडीआई नहीं, एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफजीडी ये सॉरी मैंने गलत जो है वो पढ़ लिया था, मैं इकोनॉमिक्स के साथ जो है उसको एसोसिएट जो है वो कर रहा था, सॉरी दैट इज माय मिस्टेक। एफजीडी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लू गैस डी सल्फराइजेशन। क्या है भैया ये पूरा टॉपिक, और ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन शब्द को तोड़ो आप, सल्फर एक हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस, जो गैस है उसको रोकना। तो कोई पर्टिकुलर ऐसा सिस्टम है जिसको इंस्टॉल करके इन ग्रीन हाउस गैसेस पॉल्यूटेंट्स को रोका जा सकता है। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इंडिया के 78%, भले ये मान के चलो कि 10 अगर थर्मल पावर प्लांट्स है यानी कि यूनिट्स है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उनमें से 7 या 8 मान लो, 78 मतलब राउंड ऑफ 8, 10 में से 8 पावर प्लांट्स को मना कर दिया कि आप ये सिस्टम मत लगाओ।
सिर्फ 22% प्लांट्स को मैंडेटरी किया, वो भी पॉल्यूशन और पॉपुलेशन की प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पर, कि वो कितना पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट कर रही हैं और कितनी वो है आसपास पॉपुलेशन। समझ रहे हो आप? तो ये टॉपिक आपको समझना जरूरी है। अब आप बोलोगे यार ये तो गलत हुआ, ऑब्वियसली गलत हुआ, तभी तो कंट्रोवर्सी है ये। एफजीडी सिस्टम होता क्या है ये लिख लो बस आप पहले। एफजीडी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम, सिंपल शब्दों में लिख लो। एक ऐसा सिस्टम होता है जो सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करता है फ्लू गैसेस से। सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करता है फ्लू गैसेस से, बाहर एनवायरमेंट में रिलीज नहीं होने देता सल्फर डाइऑक्साइड को। SO2 से पार्टिकुलेट मैटर 2.5 बनता है, जो काफी डेंजरस है, जिससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, एसिड रेन होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अच्छा, कोई भी अगर थर्मल पावर प्लांट अगर इसको इंस्टॉल करता है इस सिस्टम को, तो वो करीब 1.25 करोड़ एक 1.25 करोड़ के आसपास पर मेगावाट के हिसाब से उसका खर्चा आता है। और पूरे देश में लगाने पर टोटल खर्चा आएगा करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का। तो ये चीज भी जो है उन्होंने बताई हुई है इसके अंदर, बट वो चीज आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं, जनरल मैंने आपको बता दिया। ये वाली चीज भी है। 2015 में जो है वो एक रूल्स ये लोग जो है वो लेकर आए थे, जिसमें ये लोग जो है वो कह रहे थे कि भाई सभी जितने भी ये हैं पोल्यूशन करने वाले जो यूनिट्स हैं, सभी में जो है वो सभी थर्मल पावर प्लांट्स में जो है वो एफजीडी जो है वो लगाओ। बट 2025 में मिनिस्ट्री ने कह दिया कि सिर्फ कैटेगरी ए और बी के कुछ प्लांट जो है वो लगाएंगे, है ना, यानी कि जो जहां पर पॉपुलेशन जो है वो 1 मिलियन के आसपास ज्यादा है तो वो लोग लगाएंगे। तो इतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक के अंदर। आपको ये समझना, एफजीडी आपको समझना था, आपको ये पता लग गया कि ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ये कदम जो है वो उठाया है। 78% जितने भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं थर्मल पावर प्लांट्स यूनिट्स, उनको मना कर दिए कि आप एफजीडी जो है वो नहीं लगाओगे। बड़ा नुकसान हो सकता है भाई इससे और स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब हो सकती है। तो अब ये कंट्रोवर्सी में चल रहा है, हो सकता है कि इस पर स्टे लग जाए। अब लेट्स सी इन फ्यूचर कि क्या होता है इसमें। क्वांटम फिजिक्स का ये टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को जो है वो सुनना, साइंस और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। क्वांटम इंटेंगलमेंट हुआ, राइट, तो ये सब टॉपिक्स साइंस और टेक के दुनिया में से जो आज की डेट में गेम चेंजिंग दुनिया में जो टेक्नोलॉजी चल रही है ना, कि मतलब गेम चेंजर टेक्नोलॉजी, वो ये है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, राइट। अब जो टॉपिक है वो है क्वांटम नॉइस और इंटेंगलमेंट के बीच एक अनएक्सपेक्टेड जो रिश्ता है वो दिखाता है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की इस खोज से क्वांटम कंप्यूटिंग के नए दरवाजे जो है वो खुल सकते हैं। तो इतना डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है। ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इंडियन और कैनेडियन इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेशन जो है वो किया, और इन्होंने डिस्कवर किया कि क्वांटम नॉइज जो है वो जनरेट कर सकती है, रिवाइव कर सकती है इंटेंगलमेंट को कुछ पर्टिकुलर क्वांटम सिस्टम्स में। सिर्फ इतना पॉइंट जो है वो लिख लो पहले तो आप ये, फिर अपन समझते हैं इस चीज को कि क्वांटम नॉइज जो है वो क्या होती है, पहले तो ये समझना है। और ये स्टडी जो है पब्लिश हुई फ्रंटियर्स में। तो ये माना गया था पहले कि नॉइज जो है वो हमेशा डिस्ट्रक्टिव होती है, यानी कि सही नहीं होती है क्वांटम सिस्टम्स में। अब इसी थ्योरी को जो है वो पलट दिया है, इन्होंने बोल दिया है कि क्वांटम नॉइज जो है वो जनरेट और रिवाइव कर सकती है एंटेंगलमेंट, यानी कि वो भी जरूरी है। तो क्वांटम नॉइज जो है वो होता है जब एक क्वांटम सिस्टम अपने एनवायरनमेंट के साथ अनअवॉइडेबल इंटरैक्शन करता है, यानी कि कोई सिस्टम अपने डिवाइसेस में या अपने आप कह सकते हो कि एनवायरनमेंट में जब वो कनेक्शन फेज में वो रहता है, तो उसका जो भी एनवायरनमेंट है उसके साथ जिस प्रकार से वो इंटरेक्शन करता है, और ऐसा इंटरेक्शन जो अनअवॉइडेबल है, जो होना ही है, तो उसको नॉइज कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख लो। क्वांटम नॉइज, पहले तो इसको बहुत समय से ऑब्स्टेकल कहा जाता था क्वांटम कंप्यूटिंग में। और ये कब बनती है क्वांटम नॉइज? जब अनअवॉइडेबल इंटरेक्शन होता है क्वांटम सिस्टम्स के बीच में और उनके एनवायरनमेंट में, आपस में सिस्टम्स के बीच में और उनके एनवायरनमेंट में जब अनअवॉइडेबल इंटरेक्शन होता है, तो उसको जो नॉइज जनरेट होती है उसको क्वांटम नॉइज बोलते हैं।
ठीक है, अब सिस्टम जो है वो इसमें अनस्टेबल जो है वो हो जाता है और इंटेंगलमेंट यानी कि कनेक्टिविटी जो है वो टूट सकती है, बट ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, नॉइज भी जो है वो कनेक्टिविटी को वापस, टूटी हुई कनेक्टिविटी को नॉइज के थ्रू रिवाइव भी किया जा सकता है। अब न्यू स्टडी ने ये प्रूव कर दिया कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के नॉइज होते हैं जिससे एंटेंगलमेंट बन भी सकता है, राइट, या रिवाइव हो सकता है टूटा हुआ एंटेंगलमेंट यानी कि टूटा हुआ कनेक्शन कुल मिलाकर। तो जब दो या दो से ज्यादा क्वांटम पार्टिकल्स एक स्टेट में होते हैं जहां उनकी प्रॉपर्टीज इंटरलिंक्ड होती है तो उसे हम लोग इंटेंगलमेंट कहते हैं। जैसे कि हम डिस्कस करते हैं ना कि भाई वायरलेसली एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक अपने मैसेजेस जो है वो पहुंचाना, राइट, बिना आप कह सकते हो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होना चाहिए बिना हैकिंग हुए, तो वो क्वांटम फिजिक्स कर सकती है। यानी कि ये समझो आप सिंपल शब्दों में, एक डिवाइस रखी है, दूसरी डिवाइस है, अब इनके बीच में जो है वो कनेक्शन हम लोग को जो है वो क्रिएट करना है और ये इंश्योर करना है कि बीच में ये कनेक्शन ब्रेक ना हो, तो वो क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू पॉसिबल है, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल है। अब सुनना बात ध्यान से, इस टेक्नोलॉजी में हम लोग को देखने को मिलता है कि जब इनके ये डिवाइस आपस में कनेक्टेड है और ऐसा कनेक्शन जो है बिल्डअप हो गया जो डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, यानी कि हट नहीं सकता, क्लोज नहीं हो सकता, राइट, तब उस दौरान जो नॉइज जनरेट होती है दैट इज, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट को हम लोग क्वांटम नॉइज कहते हैं और वो कहते हैं कि वो उस चीज को डिस्ट्रक्ट कर देगी, यानी कि इस पूरे कनेक्शन को, पूरी कनेक्टिविटी को जो है वो खत्म कर देगी। अब जो नई रिसर्च आ गई है तो वो ये कह रही है कि नहीं, ये कनेक्टिविटी को, मतलब कुछ नॉइज ऐसी होती है कि जिसका आप इस्तेमाल करके, यानी कि कुछ डिफॉर्मिटी का आप इस्तेमाल करके आप जो है वो टूटे हुए कनेक्शंस को भी रीस्टैब्लिश जो है वो कर सकते हो। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। बस यहाँ पे हम लोग को जो है वो दो चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट के अंदर स्पेशली, राइट, इंटर पार्टिकल इंटेंगलमेंट होता है, अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में कनेक्शन, या इंट्रा पार्टिकल इंटेंगलमेंट होते हैं, एक ही पार्टिकल्स के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज के बीच में इंटरेक्शन होता है। बस यही चीज है। एक एम्पलीट्यूड डैम्पिंग होता है, एक्साइटेड स्टेट्स से ग्राउंड स्टेट में एनर्जी का जो है वो लॉस होना, देखो लिखा है ना कि ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लॉस हो रही है एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में, एम्पलीट्यूड डैम्पिंग। एक होता है फेज डैम्पिंग, इसमें फेज वाइज जो है वो कनेक्शन खत्म होते रहता है, कनेक्शन मतलब रिलेशनशिप कनेक्शन की बात हो रही है। डीपोलराइजेशन, पोलराइजिंग नॉइस एक होती है, क्वांटम स्टेट रैंडमली जो है वो खत्म हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, राइट, ठीक है, बस यही चीज बताई गई है। इम्पैक्ट जो है वो नॉइज का डिफर करता है आपस में पार्टिकल्स के बीच में, तो इस प्रकार की ये बोल रहे हैं कि एक ऐसी भी नॉइज है जो चीजों को जो खराब हो गई है उसको ठीक कर सकती है। तो बस ये इसी चीज पर स्टडी चल रही है, इस पर और डेप्थ पे आपको जाने की जरूरत नहीं, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जितना मैं बता रहा हूं उतना आपके लिए जो है वो मोर देन सफिशिएंट है। दैट्स इट, ठीक है। अब चाइना की एक ट्रेन है, मैगलेव ट्रेन, लिख लेना, मैगलेव ट्रेन कहाँ की है, चाइना की, ठीक है। अब भैया चाइना ने एक चीज ये कर दी है कि इनकी जो नई जनरेशन की ट्रेन है वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकती है। ये लिख लेना, बस इतना लिख लो, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने की क्षमता रखती है ये। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है कि चाइना एक जगह से दूसरी जगह पर फास्ट ट्रांसपोर्टेशन पर जो है फोकस कर रहा है जाने के लिए। तो हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन जो है वो उसने लॉन्च करी है, बीजिंग से लेकर शंघाई के बीच में 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस, मात्र सोचो 1200 किलोमीटर मात्र कवर कर रही है 2.5 घंटे में। मैक्सिमम स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटे की है इसकी। ट्रेन रन में 404 माइल्स पर आवर यानी कि 650 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में जो है ये चली है, या 620 आप कह सकते हो, 620 माइल्स भी लिखा हुआ है ना यहाँ पे। 404 माइल्स पर आवर मतलब 650 के आसपास होता है किलोमीटर प्रति घंटा। तो ज्यादातर मतलब प्लेन से भी तेज चलने वाली ट्रेन जो है वो निकाल दी है इन्होंने। तो इसकी यहां पर बात हो रही है। अब ये मैगलेव का जो है वो थोड़ा सा फुल फॉर्म जो है वो लिख लो आप, ये मैगलेव, मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन्स, ये फुल फॉर्म लिख लो। देखो लिखा है फ्लोट अबव द ट्रैक्स, हवा पे चलती है भाई ट्रैक के ऊपर, मैग्नेटिक फोर्सेस के जरिए। आपने मैग्नेट को दौड़ाया ना बचपन में, एक मैग्नेट को उल्टा कर दिया, उसके पीछे जो है वो दूसरे मैग्नेट को लगाया तो वो दौड़ रहा है आपस में, तो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम कर रही है, मैग्नेटिक लेविएशन टेक्नोलॉजी। ट्रेन ट्रैक्स को टच नहीं करती हैं, यानी कि पटरियों को टच नहीं करेगी, बल्कि मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर जो है वो लेविएट करेगी। इससे फ्रिक्शन जो होता है वो जीरो हो जाता है, नॉइस कम होती है और स्पीड सुपर हाई हो सकती है। तो ये इसके फायदे हम लोग को देखने को मिलता है।
इसको किसने जो है वो डेवलप किया, तो ये भी लिख लेना भैया, चाइना रेलवे रोलिंग स्टॉक कॉर्पोरेशन, चाइना रेलवे रोलिंग स्टॉक कॉर्पोरेशन, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि मैग्नेट के थ्रू ट्रेन को चलाना, मैग्नेट लेविएशन जिसको हमने बात करी, ये कंसेप्ट शुरू हुआ था अर्ली 20th सेंचुरी में, ये इनके द्वारा, ये जो रॉबर्ट गॉडार्ड थे और एमाइल बैचलेट, इनके द्वारा जो है शुरू हुआ। बैशेल बोलेंगे इसको, बैशेल, बाशेल, तो इंग्लिश में अलग टाइप की चीज दिखती है। अब जैसे कि एक और किताब मैंने अभी बीच में जो है वो पढ़ी थी कुछ दिनों पहले, उसके राइटर का नाम जो था वो, उसके राइटर का नाम SEAN था। अब SEAN का मतलब क्या होता है, मैंने तो सीन पढ़ रहा था, सीन, बट बाद में जो पता लगा कि वो सीन नहीं, वो शॉन बोलते हैं उसको। मैंने बहुत पहले एक किताब पढ़ी थी, अभी बीच में मुझे एक ने बताया था, अच्छा उनने बताया था, एक IAAS है, ऑफिसर है हमारे परिचित अंबुज भैया, तो उनने बताया कि दैट शुड बी प्रोनाउंस, नहीं वो अक्षत भाई ने बताया था मुझे, सॉरी, उसको सीन नहीं, उसको शॉन बोलता है, शॉन, तो ये चीज है। तो यही है, इंग्लिश के वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट होता है। अभी देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अब मैं जो पढ़ रहा हूँ इसको बैचलेट जो है वो पढ़ रहा हूँ, बैचिलेट है ना जनरली इसको बना के, तो उसको बाशेल जो है वो बोला जा रहा है, एमिल बाशेल, और इमाइल बोल देंगे, इमाइल, इस्माइल भाई हैं तो है। तो 1984 में लिखने की जरूरत नहीं है सब, है ना, काम का नहीं है आपके। 1984 में पहली बार कमर्शियल यूज जो है वो हुआ था इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का, और आज के समय में सिर्फ चाइना, जापान, साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज, ये लिख लो, इनके पास जो है वो इस प्रकार के सिस्टम है, मैगलेफ सिस्टम। तो अब देखो ट्रांसपोर्टेशन में आप एक नए सिस्टम का जिक्र कर सकते हो, मैगलेफ सिस्टम, तो ये आ सकता है एग्जाम में, और 90% ज्यादा चांसेस आ सकता है। कैसे काम करती है तो मैं आपको बता ही चुका हूं, आपको इस पर काम करने की जरूरत नहीं, आपको ट्रेन थोड़ा चलानी है आपको, बस हाँ जनरली आपको पता होना चाहिए कि किस टेक्नोलॉजी पे है। तो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के ऊपर दो प्रकार के इसमें प्रिंसिपल्स का उपयोग होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन और एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन। एक होता है मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, ये लिख लेना भैया, दो प्रिंसिपल्स हैं इसके, क्योंकि कभी कभी क्या प्रिंसिपल पूछ लेते हैं। एक होता है मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, एक आगे भगा रहा है, दूसरा पीछे, और दूसरा जो हो रहा है वो उसको लेविएट कर रहा है, कि दूर भगा रहा है, रिपल्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना, अभी हमने जो बात करी मैगलेफ जो सिस्टम है वो लेविएशन पे काम कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन पे काम कर रहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, बस तो चाइना जो है वो ट्रायल उसने रन कर रहा है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, इसके लिए नेशनल रेल प्लान है उसका 2030 का, उस टारगेट को उसको अचीव करना है। इंडिया में भी है हाई हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन का इंप्लीमेंटेशन काफी स्लो चल रहा है, कितने सालों से देख ही रहे हैं हम लोग, मुंबई अहमदाबाद में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हमारी ये कौन सी ट्रेन बोलते हैं, बुलेट ट्रेन, बट अटका हुआ है प्लान। चाइना ने वर्ल्ड फास्टेस्ट मैगलेव ट्रेन का ट्रायल कंप्लीट कर लिया, पता है। ठीक है, दैट्स इट, बाकी और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। अपाची हेलीकॉप्टर AH-64E, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ट्राई करो आंसर देने की। लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इसको बनाया जाता है क्या? नहीं, इस अपाचे हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर किया बोइंग ने, लॉकहीड मार्टिन ने नहीं। फिर हेलीकॉप्टर जो है उसमें हम लोग को लॉन्ग बो रडार देखने को मिल रहा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान में रखो कि इसको मैन्युफैक्चर किसने किया, बोइंग के द्वारा मैन्युफैक्चर किया है। आजकल तो बोइंग से डर ही लगने लगा है जब से इंसिडेंट ऐसे हो रहा है। फिर ये क्या, मछलीपट्टनम पोर्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ट्राई करो इसका आंसर देने की खुद से, वीडियो को पॉज करके, और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब ये अगेन ये एक्सरसाइज मुझे बताओ जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि किसके बीच की एक्सरसाइज है, टैलिस्मेन सैबर एक्सरसाइज। अब इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि तलिस्मान भाई की बात हो रही है। चलो अब साइन ऑफ करूंगा, ये है ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करिए। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।